हाँ, कुछ ऑफिस वर्क है। इंशाल्लाह परसों तक वापस आ जाएंगे। हया को इत्मीनान हुआ, मगर हुरैन तो अपनी ही सोचों में गलता थी। तो आप हया को ले जाएं साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मेरा ख्याल रखने के लिए अशर और हानिया तो है ना, वो रख लेंगे मेरा ख्याल। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बहस को लंबा होता देखकर शाहजद ने मुदाखलत की। देखो सनम, मैं और शांजिल भी यहाँ नहीं होंगे। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हया का यहाँ होना जरूरी है। वैसे भी हया से ज्यादा तुम्हारा ख्याल कौन रख सकता है। पैकिंग करो, शांजिल पहुंचता होगा। वो चली गई तो शाहजर हया की तरफ मुड़ा। हाँ, तो कहाँ थे हम? पैकिंग पर। हया ने इत्मीनान से जवाब देकर अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। तुम्हारी खबर तो मैं वापस आकर लूंगा। हया ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। आप कुछ खाएंगे? शाहजर ने मुंह बनाया। परसों तक मैं नहीं हूँ, तब तक तुम सीख लेना। क्या? शोहर के दिलजोई के तरीके, शोहर को रोकने के तरीके, शोहर का इस्तकबाल करने के तरीके। हया वार्डरोब में मुंह दिए कपड़े निकाल रही थी। सर बाहर निकाल कर कहा, अल्लाह अल्लाह, किस कदर हौला देने वाला सिलेबस बता रहे हैं आप। कहते हुए सारे कपड़ों को बैग में रखने लगी। हया के आंख फाड़ कर कहने पर शाहजर ने कहका लगाया और आकर बेड पर बैग के पास ही करवट के बल सीधा लेट गया। मुट्ठी बनाकर सर के नीचे रखी। जल्दी से सिलेबस पूरा करो, तुम्हें अच्छी बीवी होने की डिग्री मिलेगी। सदके जाऊं ऐसी डिग्री के। ये अच्छी बीवी होने की डिग्री है या छछोड़ेपन की मास्टर की डिग्री। तुम ये चूड़ियां उतार कर काम करो। शाहजर की बात पर बैग कपड़े रखती हया चौंकी। क्यों? शाहजर ने बहुत नरमी से उसकी चूड़ियों से भरे हाथ थामे। क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। मेरा जाना अजहद जरूरी है और तुम्हारी चूड़ियां मेरा ईमान खराब कर रही हैं। मैं हूर की हेल्प करवा दूं पैकिंग में। मत जाओ यार। शाहजर उसे उस वक्त जाने नहीं देना चाहता था। हूर के कमरे में बैग अलमारी के ऊपर रखा है। उसे तो आदत है सुपर वुमेन बनने की। मुझे जाने दे प्लीज। शाहजर ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ा। जाओ। यही अदा दिल चुरा लेती थी उसकी। सुनो, शाहजर ने पुकारा तो हया ने मुड़कर देखा। थैंक यू सनम का इतना ख्याल रखने के लिए। अपना थैंक यू अपने पास रखें। मेरी हूर का ख्याल मैं रख सकती हूँ। ठीक है, तो फिर ये बताइए, ये एहतमाम तुमने मेरे लिए किया है? शाहजर का इशारा उसकी तैयारी की तरफ था। सिर्फ बात को तूल देने के लिए आप किस कदर बेतुके सवाल कर रहे हैं। किस लिए तैयार होंगी मैं? आपके लिए ही हूँ। शाहजर ने तासुब से सर हिलाया। वो हया थी, कभी सीधा जवाब नहीं देने वाली थी। अच्छी लग रही हो। हया मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। शाहजर और शांजिल के जाने के बाद तो मानो हया का दिल ही नहीं लग रहा था, मगर ये तसल्ली थी कि वो परसों तक आ जाएगा। रात वो हूर के साथ सोई। दूसरे दिन वो लोग शॉपिंग करने गए। हया का बस चलता तो वो बेबी के लिए सारी दुनिया खरीद लेती। शायद ऐसा कर भी लेती, मगर वापसी तक उसकी तबीयत खराब हो गई और अच्छी खासी खराब हो गई। हुरैन के तो हाथ पांव फूल गए। अच्छा था कि अशर और हानिया साथ थे, वरना शाहजर और शांजिल की गैर मौजूदगी में तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में बर वक्त उसे ड्रिप चढ़ाई गई, फिर खैरो आफियत से घर आ गई। रात वो अपने कमरे में लेटी तो शाहजर का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी एनिवर्सरी जोजा मोहतरमा। हैं? क्या हमारी शादी को 1 साल हो गया? जी बिल्कुल हो गया है। तो फिर आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। काश मैं वहाँ होता तो किसी दूसरे तरीके से मुबारकबाद वसूल करता, मगर खैर है, कल तो आ रहा हूँ। कल कब तक आएंगे? अभी आ जाऊं? चुप करके बैठिए, बताएं कब तक आएंगे? इंशाल्लाह दोपहर तक। वैसे तुम किस कदर जालिम हो। इंसान अपने शोहर की खैरो आफियत के लिए ही फोन कर देता है, मगर तुमने मुझे याद नहीं किया। अशर ने फोन करके तुम्हारे डॉक्टर का नंबर क्यों लिया था? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अचानक शाहजर को याद आया तो बात करते करते दरमियान में सवाल पूछ लिया। लो, इस अशर के बच्चे ने आपको फोन कर दिया? बस हल्की सी वीकनेस थी और कुछ नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और सनम ने भी नहीं बताया। लहजे में फिक्रमंदी थी।
अरे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने एकदम से दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी। इसी का साइड इफ़ेक्ट है। मैं तो एकदम फिट हूँ। हद होती है गैर ज़िम्मेदारी की भी। मैं वहाँ नहीं हूँ तो किसी को ख़याल नहीं कि मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म करे। अच्छा फ़ोन रखो, मैं कुछ घंटों में पहुँच रहा हूँ। शाहज़र उड़कर आने को तैयार था। अरे अरे कुछ नहीं हुआ और खबरदार जो आप आए, मैं एकदम ठीक हूँ। सच में चुपचाप बैठे रहें वहाँ पर। और वैसे मुझे बताएं मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लिया है या सिर्फ खाली खुली मुबारकबाद से काम चलाना पड़ेगा। शाहज़र दूसरी तरफ मुस्कुराया। बता दूं? मुस्कुराता लहजा। इतनी दूर से भी हया ने उसकी मुस्कुराहट पूरी जान से महसूस की थी। जल्दी बताइए। छोड़ो, तुम कल खुद देख लेना। वैसे मुझे क्या दोगी? मैं मिल गई हूँ आपको, यही बहुत है। शाहज़र ने जानदार कहका लगाया। उफ हया, तुम बिल्कुल सोच कर नहीं बोलती। वैसे ये सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। तुम खुद को मेरे हवाले कर देना। और ये हुई थी हया की बोलती बंद। शाहज़र ने बात जारी रखी। और खबरदार जो तुम कल बेहोश हुई। आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? परमिट है मेरे पास। जवाब पूरा आया था। अल्लाह शाहज़र, पहले कितना कम बोलते थे। बोलने के अलावा भी कुछ है जो तुमने देखा नहीं है। मैं फ़ोन रख रही हूँ। रख सकती हो? शाहज़र ने जैसे चैलेंज किया था। हया खामोश हो गई। बागर बिल्ला, हर बात का जवाब होता है। हया जी। अचानक उसका लहजा बदल गया था। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं। हया ने बेइख्तियार अपने बाल छुए। जब मैंने पहली बार तुम्हारे बाल देखे तो बेइख्तियार दिल चाहा इन्हें छू कर देखूं। शाहज़र खोए हुए लहजे में बोल रहा था। तुम्हें याद है हमारी शादी वाले दिन तुमने कहा था हमारी हूर कितनी खुश लग रही है। हालांकि वो सिर्फ तुम्हारी थी, मगर उसे हमारी कहकर तुमने मेरा सैरों खून बढ़ा दिया था। उफ, काश मैं उस वक्त वहां होता। हया उसकी बेताबी पर हंस पड़ी। हंस लो तुम, बस एक बार आ जाऊं। आप मुझे धमकियां दे रहे हैं? तुम धमकियों से डरने वाली हो क्या? बिल्कुल नहीं। आई मिस यू हया। हया शाहज़र से इस तरह के जुमले की तवक्का नहीं रखती थी। तुम्हारे बगैर मेरे दिल को चैन नहीं आता। पता है मुझे कैसा लग रहा है? कैसा? हया ने बेइख्तियार पूछा। तुम्हारा कुर्ब और तुम्हारी बाहें, ये सब हसरत से सोचा जा रहा है। जलन, वहशत, खुमारी, इस तरह भी ये सब एक साथ होता जा रहा है। हया की धड़कन शोर मचाने लगी। उफ हया, तुम्हारी धड़कन मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। हया ने अपने दिल पर हाथ रखा। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो कल क्या होगा? अब आप डराएं तो मत। किस कदर नर्वस कर रहे हैं मुझे। तुम नर्वस कब से होने लगी? वैसे पता है मैंने कल के बारे में क्या सोचा है? हया खामोश ही रही। शाहज़र ने खुद ही कहना शुरू किया। लफ्जों की शरारत से बदन के चूर होने तक मैं तुझको इस तरह चाहूं कि दिल मेरी सांस रुक जाए। खताओं पर खताएं हो ना हो कुछ बात कहने को। मैं तुझ में यूं समा जाऊं मेरी सांस रुक जाए। ना हिम्मत तुझ में बाकी हो, ना हिम्मत मुझ में बाकी हो, मगर इतना करीब आओ कि मेरी सांस रुक जाए। मैं अपने लब यूं रख दूं तुम्हारे लबों पर, या तुम्हारी प्यास बुझ जाए या मेरी सांस रुक जाए। गंभीर लहजे में कहता हकीकतन हया की सांस रोक गया। हया खामोश रही। उसकी सांसें मुंतशिर हो रही थी। कुछ लम्हे तो मैंने खेज खामोशी से गुजरे। फिर शाहज़र ने पूछा, हया तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? हया ने बामुश्किल जी कहा और फ़ोन रख दिया और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। अल्लाह खैर, पता नहीं अचानक क्या हो गया है इन्हें। दूसरे दिन शाहज़र और शांजिल वापस आए तो देखा हया हूर के सर पर खड़े होकर बरहम हो रही है। अशर और हानिया आनिया मज़े ले लेकर यह मंजर देख रहे थे। हया जब भी कोई जुमला झंझलाहट में कहती, आनिया पूरी तरह अपनी जुबान में साथ देती। उसके हाथों की हरकतें, यहाँ तक के सर हिलाने का अंदाज भी अपने अंदाज में नकल करती। अस्सलाम वालेकुम। शांजिल ने बाआवाज़ सलाम किया तो सब ही मुतवज्जा हुए। हया फौरन इन दोनों के पास आई। उसने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि शाहज़र आगे बढ़ा और नरमी से पेशानी चूमी। तबीयत कैसी है अब?
हया को समझ नहीं आया कि वो सबकी मौजूदगी फरामोश कर गया है या ये जानकर नजरअंदाज कर रहा है। वो जवाब क्या देती, बल्कि सबकी मौजूदगी में झिझक सी गई। ठीक हूँ, गरजती बरसती हया एकदम शांत हो गई। शाहजर ने एक हाथ हया के शाने पर रखकर अपने साथ लगाते हुए सोफे तक लाया। उसे बिठाकर खुद भी साथ बैठ गया। तभी अचानक अशर को मसनूई खांसी का दौरा पड़ा और वो जोर जोर से खांसने लगा। हया ने कुशन उठाकर पूरी कुव्वत से उसे मारा, जिससे खांसी का दौरा हंसी के दौरे में बदल गया। सभी मुस्कुराने लगे। तो मैं तो बाद में देखती हूँ। भाई, आप ही समझाएं हूर को। मोहतरमा मेरी एक नहीं सुनती। कितनी बार मना किया है इसे किचन में ना जाए, मगर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ऊपर से वो मनहूस कॉफी का डिब्बा ही फेंक दूंगी अब मैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हद होती है। दूसरा कप है ये कॉफी का, जबकि डॉक्टर ने मना किया है इसे। आप खुद मना करें, मेरी तो सुनती नहीं। वैसे ही बोली जिस तरह उसे आदत थी, बगैर कोमे और फुल स्टॉप के। उसकी सांस फूल गई। सनम बच्चे, ख्याल करो अपना। शाहजर ने मानो हया को तसल्ली दी। हया ने उसे घूर कर देखा। हूर का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, बस इसे कहें मुझे ख्याल रखने दे। रखती हूँ अपना ख्याल। अब मेरा दिल हो रहा था कॉफी पीने का। इंसान कॉफी भी नहीं पी सकता। हूर ने कुछ लाड से कहा। पी सकती हो, बिल्कुल पी सकती हो, लेकिन कुछ महीनों बाद। बल्कि तुम कहो तो कॉफी की एक फैक्ट्री भी खोल लूंगा। शांजिल बहुत आराम से बात संभाली। ये मुझे किचन में भी नहीं जाने देती। अब इंसान काम भी ना करे, बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुझसे बैठा नहीं जाता। लगे हाथों हुरैन ने हया की शिकायत लगाई, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये तो गलत बात है हया। ठीक है सनम, तुम जा सकती हो किचन में, मगर सिर्फ शाम की चाय पकाने। शाहजर ने फौरन मसले का हाल बताया। चलो शुक्र है, वरना दोनों सुबह नर्सरी स्कूल की बच्चियों की तरह बहस कर रही हैं। एक कहता है तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है, दूसरी कहती है कल तुम्हारी तबीयत खराब थी। खबरदार जो तुमने किसी काम को हाथ लगाया। कौन कहेगा ये मुआशरे के काबिल सिविल इंजीनियर हैं। वैसे ये अजूबा जोड़ी नहीं है। ये दुनिया की पहली नंद भाभी हैं जो सुबह से इसलिए बहस में मशगूल थे ताकि दूसरे कोई काम ना करे। अशर की दहाई पर सब हंसने लगे। बेल हुई। मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो आतिफ जमान को देखकर सभी की हंसी रुकी। अपना गलीज वजूद लेकर दफा हो जाओ। अशर का लहजा बहुत सख्त था। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ शाहजर जहांजेब से मिलने आया हूँ। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ हया को देखा। शान, आप अभी इसे बाहर निकलवाएं। कोई जरूरत नहीं है इसकी बात सुनने की। हुरैन की तो जान ही निकल गई। अरे तुम इस कदर मुश्तअल क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। उसका लहजा इत्मीनान से भरा हुआ था, जो हया को हौलाए दे रहा था। मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचना। आतिफ जमान, तुम इस वक्त यहाँ सिर्फ इसीलिए खड़े हो क्योंकि तुम मेरी बहन के सौतेले ही सही मगर भाई हो। शांजिल ने दबे लफ्जों में जैसे धमकी दी थी। वहाँ अगर कोई शख्स था जो नॉर्मल था तो वो था शाहजर जहांजेब, स्पॉट चेहरे के साथ। मैं तो शाहजर जहांजेब से ये पूछने आया हूँ कि क्या उन्हें पता है कि उनकी सो कॉल्ड बीवी अपने साबका मंगेतर तलाल मिर्जा से मिलती है और उसे काफी पैसे भी देती है। मानो कोई बम फटा था पर दोस्त बरी में। मैं इसका मुंह नोच लूंगी। हुरैन जारहाना अंदाज में आगे भरी, जिसे शांजिल ने रोका। अशर का गुस्से के मारे बुरा हाल था और हया, वो तो पत्थर की हो गई। उसे कैसे पता चला? वक्त ये सब सोचने का नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। उसने उस शख्स की तरफ देखा जिससे उसे फर्क पड़ता था। हया ने शाहजर की तरफ देखा। उसी वक्त शाहजर ने गर्दन घुमाकर मुंतजिर निगाहों से हया को देखा। तो क्या उसे अब भी सफाई दरकार थी? क्या वो अभी भी शक कर रहा है? हया ने पूरी कुव्वत जमा करके उसे सफाई तो देनी थी, इसीलिए पुलसराह से गुजरना ही था। उसे कैसे पता चला? वक्त ये सब सोचने का नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कह रहा है, क्या
बोल रहा है। उसने उस शख्स की तरफ देखा जिससे उसे फर्क पड़ता था। हया ने शाहजर की तरफ देखा। उसी वक्त शाहजर ने गर्दन घुमाकर मुंतजिर निगाहों से हया को देखा। तो क्या इसे अब भी सफाई दरकार थी? क्या वो अब भी शक कर रहा था? हया ने पूरी कुव्वत जमा की। उसे सफाई तो देनी थी, उसके लिए पुलसरात से गुजरना ही था। मोहब्बत जो करती थी। शाहज़र वो हया ने कहना शुरू ही किया कि शाहज़र ने हाथ उठाकर रोक दिया और उठ खड़ा हुआ। वहाँ सब सकते में आ गए। वो उठा और खामोशी से अपने कमरे में चले गया। हया बेदम सी जमीन पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। अशर को हया पर बहुत तरस आया। आंसू हया की आंख से मोतियों की मानिंद टूटकर गिर रहे थे। इससे पहले कोई कुछ करता, शाहजर कमरे से निकलता हुआ नजर आया। चेहरे पर पथरीले तासुरात थे और हाथ में गन। वो भरता हुआ हया की तरफ आया, उसे एक झटके से खड़ा किया, फिर अपनी गन लोड की और उससे पहले कोई कुछ समझ पाता वो मुड़ा और एक फायर किया। गन से गोली ठा की आवाज के साथ निकली और आतिफ जमान की हथेली चीरती हुई आर पार हो गई। आतिफ जमान चीखा। तभी शाहजर ने दोबारा गन लोड की। उसके खतरनाक इरादे देखकर सब उसकी तरफ बढ़े। शाहजर दिमाग से काम। शांजिल का आधा जुमला मुंह में ही रह गया क्योंकि शाहजर ने दूसरा फायर किया था। यह गोली आतिफ के दूसरे हाथ की हथेली चीरती हुई चली गई। शाहजर! हया होश में आई। तुम तो खामोश ही रहो। वो गिराहट हया को सहमा गई। इससे पहले हया कुछ कर पाती, वो जारहाना अंदाज में आतिफ जमान की तरफ बढ़ा। शाहजर से कुछ बैद ना था कि वो उसे जान से ही मार डालता। सब ने शाहजर को रोकना चाहा मगर उसने जमीन पर घुटने के बल तड़पते आतिफ का चेहरा बालों से पकड़कर ऊपर किया। इसी हाथों से तुमने मेरी बीवी को रुसवा करना चाहा था ना? छोड़ो उसे। शाहजर! शांजिल उसे पीछे करने लगा। शाहजर भाई होश में आए। अशर भी पूरी कोशिश कर रहा था मगर शाहजर किसी की नहीं सुन रहा था। शाह, आप क्या कर रहे हैं? सब के सब उसे मिलकर पीछे करने की कोशिश कर रहे थे मगर वो जुनूनी बना किसी की भी सुनने को तैयार ना था। वो तो अपनी सनम की भी सुन नहीं रहा था। नहीं, आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। जहां जिंदगी में सुकून आता है इसे देखा ही नहीं जाता। बस बहुत हो गया। उसने गन की नाली आतिफ के मुंह में डाल दी। सभी की जान उछलकर हलक में आ गई। हर कोई उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिल रहा था। यकीनन आज वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आतिफ की आंखें बाहर को उबलने लगी। इसी जुबान से तुम मेरी बीवी के बारे में बदफेली करते हो ना? आज तो मैं ये भी खत्म। शाहजर, आपको मेरी कसम, छोड़ें इसे अभी और इसी वक्त। हया की धार पर शाहजर ने आतिफ को पटखने के अंदाज में छोड़ा। हया इतनी जोर से चीख पड़ी थी कि उसकी सांसें फूल गई। उसे अभी के अभी बाहर फेंको वरना मैं इसकी जान निकाल दूंगा। शाहजर बमुश्किल खुद पर काबू पा रहा था। जब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। शांजिल ने फौरन गार्ड्स को बुलवाकर आतिफ जमान को बाहर फेंकवाया। अब तो यकीनन उसके फरिश्ते भी फिरदौसे बरी का रुख नहीं करेंगे। शाहजर ने घूर कर हया को देखा। वो दुनिया की वाहिद लड़की थी जिसके लिए वो बेइख्तियार हो जाता था और आज भी हो गया था। घबराहट दूर हुई तो हया के अंदर आतिश फिशां बनने लगा। शाहजर ने एक सर्द निगाह डाली। हया आगे बढ़ी और उसका गिरेबान जकड़ लिया। जब मुझ पर भरोसा था तो क्यों? हाँ क्यों आप चाहते थे मैं सफाई पेश करूं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मुंतजिर निगाह मेरे वजूद के 1000 टुकड़े कर गई। शाहजर का गिरेबान जकड़ कर झंझोर कर पूछ रही थी, चीख रही थी, रो रही थी। शाहजर ने एक झटके से अपना कॉलर हया की गिरफ्त से आजाद करवाया। किस कदर अहमक हो तुम? तुम्हें लगा मैं तुम्हारी सफाई का मुंतजिर हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना सर
किस दीवार में दे मारूं। मैंने तुम्हारी तरफ इसलिए देखा था क्योंकि मैं मुंतजिर था कि तुम खुद जाकर आतिफ जमान का हशर नशर कर दो। ये हक तुम्हारा था, मगर तुम तो मुझे ही सफाई देने लगी। मैं बता नहीं सकता उस वक्त कितना गुस्सा आया तुम पर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख चुका हूँ, जो कि शाहज़र जहांजेब किसी के सामने नहीं करता। सिर्फ तुम पर अपने सारे जज्बात अयां कर चुका हूँ। फिर भी तुम्हें लगा मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। एक काम करो, ये गन लो और एक ही दफा मुझे मार दो। दूसरी तरफ शाहज़र भी कुछ कम तपा हुआ नहीं था। जुमले के आखिर में हया को गन थमा दी। हया ने वो गन डर कर फेंक दी। मुझे लगा हमेशा की तरह वो हया की बोलती बंद कर गया। जस्ट शट अप हया जमान। जब वो गुस्से में होता तो वो हया शाहज़र नहीं, उसे हया जमान कहता। फिर वो उसके सुने बगैर दरवाजे की तरफ जाने लगा। आंखों ही आंखों में शांजिल को कोई इशारा किया था। उससे पहले हया उसे रोकती, उसने दरवाजे पर बगैर मुड़े कहा, मैं नाराज होकर नहीं जा रहा, बस आधे घंटे में वापस आता हूँ। शांजिल भी उसके पीछे बाहर निकला। जब दोनों दरवाजे से बाहर निकले तो फिरदौस के गेट के बाहर गार्ड ने आतिफ जमान का निढाल वजूद पकड़ा हुआ था। शाहज़र ने कोट उतार कर हवा में उछाला, कदम आगे बढ़ाते हुए आस्तीन के बटन खोलकर कफ फोल्ड करने लगा। वो आतिफ जमान को जिन नजरों से देख रहा था, आतिफ जमान की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। गर्दन मोड़कर शांजिल को देखा। इस मामले से तुम दूर रहोगे, तुम्हारी गलत फहमी है। शांजिल इब्राहिम ने भी कोट उतार कर हवा में उछाला, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, दूर रहना है। शाहज़र ने गले से टाई निकाल कर उछाली, शर्ट के ऊपर वाले बटन खोले, यह मामला मेरी बहन का भी है। शांजिल ने भी गले से टाई निकाल कर उछाली, शर्ट के ऊपर वाले बटन खोले, ठीक है तुम्हें मौका दूंगा, मगर पहले मेरी बारी। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मौका दिया। शांजिल की फयाजी देखने से ताल्लुक रखती थी। शाहज़र ने कोहनी तक के आस्तीन चढ़ाई और गार्ड को इशारा किया। शाहज़र के कदमों की धमक ही आतिफ जमान को दहलाए दे रही थी। अपने जख्मी हाथों को संभालना उसके बस से बाहर हो रहा था। शाहज़र आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था और तेजी से उसके चेहरे पर सख्ती में इजाफा हो रहा था। आतिफ जमान की जान निकली जा रही थी। शाहज़र के इशारे पर गार्ड उसे छोड़कर दूर खड़े हो गए। शाहज़र करीब आया और एक जोरदार मुक्का आतिफ के मुंह पर मारा। नतीजा ये निकला कि उसकी नाक टूट गई और भल भल खून निकलने लगा। और उसके बाद क्या था, उसने आतिफ पर मुक्कों और घूंसों की बरसात शुरू कर दी। वो जुनूनी अंदाज में उसे मार रहा था, जाने उसकी कौन सी हड्डी टूटी और कौन से जख्म लगे थे। जब वो निढाल होकर गिर जाता तो वो फिर उठाकर उस पर पल पड़ता। शोर की आवाज पर फिरदौसे बरी की सभी मकीन बाहर निकल आए और वहां की सूरत हाल देखकर भौंचके रह गए। शाहज़र ने आतिफ जमान का सर जब गाड़ी के बोनट पर मारा तो वो अपने हवास खोने लगा। खबरदार खबरदार, जो तुमने अपने होश खोए, आंखें खोलो, अभी और मार खानी है। आतिफ जमान अपने जख्मी हाथों को उसके आगे जोड़ रहा था। हया दौड़ती हुई उसके पास आई और बाजू थाम कर पीछे घसीटा। शाहज़र ने छोड़ दिया, फिर झटके से अपना बाजू छुड़वाया। शाहज़र पीछे हुआ और अपनी पेशानी से पसीना पहुंचा। हया का बाजू थामा और फिर एक बार आतिफ जमान पर झुक गया। हया भी नीचे बैठती चली गई। शाहज़र पीछे हुआ और अपनी पेशानी से पसीना पहुंचा। हया का बाजू थामा और फिर एक बार फिर आतिफ जमान पर झुक गया। हया भी नीचे बैठती चली गई। उठो खबीस इंसान, उठो, आंखें खोलो, इधर देखो, ये मेरी बीवी है। अगर किसी ने उसके बारे में बुरा सोचा भी तो मैं तबाही ला दूंगा। आह, कौन कहता था वो आलुल आलान अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। ये इजहार नहीं तो क्या था। एक बार फिर हया ने उसे एक बाजू थाम कर उठाने की कोशिश की। स्टे अवे हया,
हया एक लम्हे को उसके गुस्से से सहम गई। वो हमेशा आहिस्ता आवाज में बात करता, बहुत कम हया ने उसका ये रूप देखा था। पेपर लेकर आओ, शाहजर ने गार्ड को हुक्म दिया। हूर उस पर खामोश खड़ी थी कि कहीं ना कहीं दिल में वो आतिफ जमान की ऐसी ही तवज्जो चाहती थी। तभी अशर और हानिया का ख्याल भी मुख्तलिफ नहीं था। हया एक लम्हे के लिए उनके इस तरह आंखें फेर लेने पर हैरान जरूर हुई थी। गार्ड्स ने उसे पेन और पेपर थमाया तो उसने पेपर गाड़ी के बोनट पर रखा और कुछ तहरीरें घसीटने लगा। फिर एक घुटने के बल नीचे आतिफ के पास बैठा और एक पाँव जमीन से कुछ ऊपर था। उसने आतिफ जमान के अदमुए वजूद को कॉलर से पकड़कर उठाकर बैठाया। आंखें खोलो खबीस इंसान, ये पेपर अपने बाप के मुंह पर दे मारना। उसमें लिखा है कि शाहजर जहांजेब आलुल अलान ये बात कहता है कि आतिफ जमान की इस हालत का जिम्मेदार शाहजर जहांजेब है। जो हो सकता है कर ले, और अगर दोबारा तुमने मेरी बीवी की तरफ देखा भी तो फिर से यही हाल कर दूंगा, बल्कि इससे भी बदतर हालत में तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर फेंक कर आऊंगा। बल्कि जो भी मेरी बीवी की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसकी हालत मैं मौत से भी बदतर कर दूंगा। तुमने ये जमान हाउस के किसी भी फर्द ने दोबारा यहाँ का रुख किया तो ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और अपनी माँ से जरूर कहना कि माँ का किया औलाद के आगे जरूर आता है। तुम्हारी हालत में वो अपने अमाल का अक्स देख ले। फिर शाहजर ने वो कागज आतिफ की खून से रंगी शर्ट की जेब में डाला। गार्ड को हुक्म दिया कि उसे जमान हाउस के बाहर फेंक आओ। गार्ड उसे उठाकर गाड़ी में डालने लगे तो शांजिल ने रोक दिया। उसके करीब आया और एक मुक्का बड़े जानदार अंदाज में उसके पीठ के कुछ ऊपर मारा। यकीनन उसकी कोई ना कोई पसली की हड्डी टूटी हुई होगी और शदीद तकलीफ हुई होगी, जिसका अंदाजा उसके चीखने से हो गया। हया ने शांजिल को बहुत बुरी तरीके से घूरा था। यहाँ कोई नहीं था जो उसकी बात सुन रहा था। मैंने तुम्हारे शोहर से पहले कहा था मुझे मारने दे, मगर उसने कहा तुम्हें बाद में मौका मिलेगा। अब मुझे मौका नहीं मिला तो मैं क्या करता। हमारा मासूम शांजिल इब्राहिम। शांजिल ने आराम से कंधे उचकाते हुए बात कही, जैसे बड़ी आम सी बात हो। गार्ड उसे गाड़ी में डाल कर ले गए तो शाहजर भी गुस्से से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? हया उसके रास्ते में आई और कमर पर हाथ रखे भूमे सुकेड़े पूरे रोब से पूछने लगी। जहन्नुम में। शाहजर वैसे ही तपा बैठा था और जवाब भी तपे हुए अंदाज में दिया था। हया ने उसे सीने पर दोनों हाथ रख कर रोका, आंखों में आंखें डाली और कहा, जो लोग बीवी को डांटते हैं उन्हें तो जहन्नुम में भी एंट्री नहीं दी जाती। लहजा शरारती था, लबों में दबी दबी मुस्कान लेकर वो बड़े दिलफरेब अंदाज में बोली और कहा। शाहजर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो खुद भी मुस्कुरा दिया। द $1,000,000 स्माइल। हाश शाहजर भाई, आप बिल्कुल हया की तरह रिएक्ट कर रहे थे। अशर ने सुकून की सांस ली। चलो भाई, अच्छा खासा ड्रामा हो गया। मोहतरमा, आप लोग अंदर जाएं और तैयारियां शुरू करें। शांजिल की बात पर हया ने हैरान नजरों से देखा। चलो बहना, तुम्हारी एनिवर्सरी की पार्टी है। आई एम सॉरी हया। हया ने फटी आंखों से हूर को देखा, जो अपने हाथों में जली हुई कोटी लेकर खड़ी थी, जो उसे शरारे के ऊपर पहनना था। कोई बात नहीं, जाने दो, मैं कुछ और पहन लूंगी। हया ने हुरैन की शर्मिंदगी कम करनी चाहिए। रुको, मेरे पास तुम्हारे शरारे से मैचिंग ब्लाउज है। शाह इतने अरमान से तुम्हारे लिए ये कपड़े लाए थे, कुछ और पहनोगी तो फील करेंगे। कहकर रुकी नहीं, जाकर ब्लाउज ले आई और हया ब्लाउज देखकर ही सटपटा गई। ब्लाउज क्या था? हाफ ब्लाउज था, जिससे पेट और कमर वाजिया हो जाती थी। आस्तीन तो नाम की भी नहीं थी। कंधे पर 2 इंच चौड़ी पट्टी थी। ऊपर से इतना गहरा गला और सोने पर सुहागा बैकलेस था। पीछे सिर्फ डोरी थी। हूर, तुम्हारा दिमाग चल गया है? पार्टी में मैं ये पहनूंगी? हया मुंह खोले कहने लगी। अरे तुम ये चेंज कर आओ। तुम्हारा दुपट्टा नेट का नहीं है ना? मैं तुम्हारा दुपट्टा ऐसे सेट कर दूंगी कि तुम पूरी छुप जाओगी। हया शशो पंज में मुब्तला हो गई।
प्लीज हया पहन लो मेरे लिए। अब हया के पास कोई चारा ना था। हूर के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। जब वो ब्लाउज और शरारा चेंज करके बाहर आई तो आईने में खुद को देखकर ही नजरें चुरा ली। उफ हूर, तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ मैं, उसने सोचा। और फिर हुरैन ने हकीकतन उसका दुपट्टा इस तरह सेट किया कि वो पूरी तरह से छुप गई थी। हया के सर पर भी दुपट्टा पिन लगाकर सेट किया, फिर मेकअप किया और तलाई जेवर पहनाए। हूर, मेरा वलीमा हो चुका है, आज सिर्फ पार्टी है, बस तुम तो ऐसे तैयार कर रही हो जैसे मेरा वलीमा है। जब हुरैन ने मांग टिक्का लगाया तो वो बोल पड़ी, क्या हो गया है यार, इतनी तो प्यारी लग रही हो, चलो ये चूड़ियां डालो हाथ में। हया सच में प्यारी लग रही थी। उसे तैयार करके हुरैन तैयार होने लगी। बाहर मेहमान आना शुरू हो चुके थे, काफी तो आ भी चुके थे। हुरैन जल्दी जल्दी तैयार हुई थी, तभी शांजिल की कॉल आ गई कि खाला खालू को एयरपोर्ट से लेने जाना है। वो जल्दी से बाहर आए। हुरैन एक मुतमिन नजर आईने पर डालकर बाहर की तरफ चली गई। फिर हया इंतजार में ही रही कि कोई आए और पायल और सैंडल पहनने में मदद कर दे। काफी देर तक वो पायल से उलझती रही। बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे एक पायल पहन ली, मगर दूसरी तो बड़ी मुशक्कत के बाद भी पहन नहीं पाई, और अब तो सैंडल भी बाकी है। अपनी बेबसी पर हया की आंखें नम होने लगी। ये एक खला उसकी जिंदगी का ना जाने कब पूरा होगा भी कि नहीं। कितनी देर तक मोबाइल देखती रही, कैसे हानिया को फोन लगाकर बुला ले, मगर उसे याद ही नहीं आया कि फोन कैसे लगाए। बेबसी ही बेबसी थी। उसे बाहर तो जाना ही था। जब बाहर निकली तो फरदौसे बरी भां भां कर रहा था। पार्टी चूंकि लॉन में थी, इसीलिए सब ही, यहाँ तक के मुलाजमीन भी उधर ही थे। कितनी सुबकी होगी सबके सामने, हया सिर्फ सोच सकी। वो जी करा के लॉन की तरफ आई ताकि हानिया मिल जाए। उसने लॉन में नजर घुमाई, काफी मेहमान लॉन में मौजूद थे। लॉन फूलों कमकमों से सजा हुआ था। हया ने सैंडल वाला हाथ पीछे कर लिया, तभी हजूम में खड़े शाहजर की नजर उस पर पड़ी। लम्हे भर को मबहूत हुआ था। भारी कामदार आईनों से मुज़य्यन लहंगे और तलाई भारी जेवरात में वो किसी रियासत की मलका ही लग रही थी। सर पर ओढ़ा दुपट्टा उसके वकार में इजाफा कर रहा था। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। हया ने देखा, ब्लैक डिनर सूट में नीली आंखों और नफासत से सेट किए हुए बालों में वजाहत का शाहकार उसकी तरफ आ रहा था। मुझे तो लगा आज तुम इंतजार करवाने के मूड में हो, 1.5 घंटे से इंतजार में हूँ, चलो अब मेहमान कब से तुम्हारा पूछ रहे हैं, कहकर उसने हया की कलाई थामी। उसे लेकर मेहमानों के पास जा रहा था। कुछ कदम के बाद हया रुक गई। सुने प्लीज, शाहजर ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या हुआ? आप हानिया को मेरे पास भेज दें प्लीज, वो आंखें झुकाए कहने लगी। बाकी का जुमला अदा ही ना हो सका। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी। हया ने गर्दन झुका ली। तभी शाहजर की नजर उसके हाथ में मौजूद सैंडल और पायल पर पड़ी। वो ठिठक गया। तुम नंगे पांव घूम रही हो लॉन में, मिलते ही मुझे क्यों नहीं कहा? फिर शाहजर ने जवाब का इंतजार किए बगैर वेटर से कहा, कुर्सी लेकर आए। वेटर ने फौरन हुक्म की तामील की, बैठो इस पर। प्लीज शाहजर, सब देख रहे हैं, मुझे जाने दें और हानिया या किसी को भेज दें। उफ हया, कब वो दिन आएगा जब तुम मेरी बात बगैर बहस के मान लोगी? कहने के साथ शाहजर ने उसके हाथ से सैंडल ली और कंधे से थाम कर नरमी से कुर्सी पर बैठाया। इतने लोग मौजूद थे, सब ही मुतवज्जा थे। सब हैरान रह गए जब एक दुनिया का मशहूर बिजनेसमैन शाहजर जहांजेब अपनी बीवी के सामने घुटने के बल जमीन पर बैठा, एक घुटना जमीन से कुछ ऊपर था। सब मजीद हैरान रह गए जब उसने नरमी से हया का पैर अपने घुटने पर रखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ना उसे मेहमानों से फर्क पड़ता था, ना हया की हैरान नजरों से। उसने जेब से रुमाल निकाल कर हया के पैर का तलवा साफ किया, लम्हे भर को उसके पैर का मुआयना किया। सुधर जाओ हया, अभी कुछ चुप जाता तो
तुम अंदर ही इंतजार कर लेती, मैं तो आता ना तुम्हारे पास। कहते हुए उसने हया के पैर में पायल पहनाई और सैंडल भी। हया की सारी मायूसी, सारी शर्मिंदगी भी उड़ गई। आप मेरे पास हैं तो मुझे रास्तों की फिक्र करने की क्या जरूरत है। आपके होते हुए कभी कोई कांटा मुझे चुभ नहीं सकता। हया की बात पर शाहज़र दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया। उसे हया की इस बात ने बड़ा मजा दिया था। फिर उसने दूसरा पैर अपने घुटने पर रखा और इसी तरह तलवा साफ किया और सैंडल पहनाई। हया बस उसे देख कर रह गई। मुआशरे में एक बीवी को कितनी इज्जत मिलेगी ये शोहर पर मुनहसर होता है। एक ऐसा मर्द जो उसकी इज्जत करे और करवा सके, ऐसा मर्द हर लड़की की ख्वाहिश होता है और खुदा ने ऐसा मर्द हया के नसीब में लिख दिया था, इन सारी महरूमियों के बदले जो उसके मुकद्दर में थी। उसने एक मर्तबा आतिफ से कहा था कि खुदा ने उसके नसीब में खुशियां नहीं लिखी, क्योंकि इन खुशियों के बदले खुदा ने उसके नसीब में शाहज़र जहांज़ेब को लिखा है। हया को यह लख्त अपना आप मोतबर महसूस होने लगा। अपने रब का जितना शुक्र करती कम था। शाहज़र घुटनों पर लगी गर्द झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, कहाँ गुम हो? हया ने चौंक कर उसे देखा और कहा, थैंक यू, इट्स अ ऑनर फॉर मी मैम। ये तो मेरे लिए एजाज है। उसने हल्का सा गर्दन को खम देते हुए कहा, इसलिए नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में आने के लिए, हया ने सदके दिल से कहा था। आंखों में तारे झिलमिला रहे थे। शाहज़र जहांज़ेब इन आंखों में तारे झिलमिलाते देखकर फिदा ही हुआ था। That is also honor for me and you are blessing for me। ये भी मेरे लिए एजाज है और तुम मेरे लिए नेमत हो। शाहज़र भी एक जज़ब से कहा। वो दोनों शायद लोगों की मौजूदगी फरामोश कर चुके थे। वो तो मेहमानों की तालियों ने दोनों को होश दिलाया। हया ने चौंक कर मेहमानों को देखा और वीडियो बनाते अशर को कुछ शर्म गालिब आ गई, जिससे उसने गर्दन झुका। हुरैन शांजिल भी खाला खालू के साथ तालियां बजाते हुए उसके पास आए। हया को लगा उसकी बेइख्तियारी पर अब अशर उसे खूब जिच करेगा, इसीलिए उसने नज़रअंदाज किया और खाला खालू से मिली। वो उससे मिलकर बड़े खुश हुए, खासकर शांजिल के खालू उस्मान सफ़ीर। मुबारक हो, बल्कि तुम लोग मुझे मुबारकबाद दो। मेरे सारे बच्चे इस तरह शादो आबाद हैं कि मेरा दिल खुश हो गया है। खुदा तुम लोगों पर रहमत बनाए रखे और ढेरों खुशियों से नवाजे। उन्होंने दुआएं दी और हया को साथ लगाया। आनिया को मिलकर बड़े खुश हुए, जो बार बार लपक लपक कर हया की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। आप बस इसी तरह हमें दुआओं में याद रखिए। शांजिल ने लब कुशाई की। हमने तो किसी को भी नहीं बताया था। अगर बता देते तो इतना खिला खिला चेहरा कैसे देखते आप लोगों का। उस्मान सफ़ीर को तो वैसे भी शोखो चंचल सी हया बहुत पसंद थी। एक सरप्राइज और दूं? उन्होंने सवालिया नजरों से हया को देखा। रुकें, मुझे गैस करने दे। आप मेरे लिए क्रिकेट किट लाए हैं जो आप पिछली बार शर्त के तौर पर हारे थे। हया की बात पर उस्मान सफ़ीर ने माथे पर हाथ मारा, जैसे भूल गए हों। ओ यार, कल तुम्हें पक्का ला दूंगा, मगर सरप्राइज तो ये है कि हम हमेशा के लिए आपके पास रहने आ गए हैं। हाय सच्ची? खुश तो सभी हुए, मगर हया तो वारे न्यारे हो गई। हाँ, मतलब हम रोज क्रिकेट खेलेंगे? बिल्कुल, हम तो हमारी बेटी के साथ रोज खेलेंगे। शांजिल तकरीबन मुंह खोले दोनों को देख रहा था। हैं? ये आप लोग कब मिले? कब क्रिकेट खेली? कब शर्त हारी? जब तुम लोग हनीमून पर गए थे उसके दूसरे दिन। यकीन जानो हमारी बेटी तुम लोगों जैसी उखड़ मजाज नहीं है। मेरी बेटी मुझ जैसी है, जिंदा दिल। तुम लोग अकड़ू हो। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। और हया को लगा किसी ने उसकी जुबान गुंग कर दी हो, अल्फाज जैसे किसी ने छीन लिए हों। ये वो जुमले थे जो अपने बाप के मुंह से सुनने की ख्वाहिश रखती थी। शाहज़र मुसलसल हया को और उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव को देख रहा था। उस्मान सफ़ीर हया की हालत से बेनियाज उसे साथ लगाए बोलते ही जा रहे थे। खालू, ये चीटिंग है। अब मुझे जेलस फील हो रहा है। कोई नहीं, मैं तो आपको भाई बोलती हूँ। आपके खालू भी मेरे खालू हुए ना।
हया नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली थी, चलो ये भी है, वो तो तुम अब बीवी आने के बाद खुश मजाज हो गए हो, वरना तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे ही रहते थे। शांजिल तो खामोश हो गया था, मगर उस्मान सफीर जैसे आज अलग ही मूड में थे। खाला देख लें अब खालू को, तुम्हारे खालू हमें सालों से देखते तुम्हारी खाला हमें सालों से देखती रही हैं और अब तुम्हारी वैल्यू खत्म, अब हमारे पोता पोती की वैल्यू है। उस्मान सफीर काफी संजीदा मजाज के थे, मगर आज बहुत खुश थे। अब भी पोता पोती आए नहीं, आएंगे। तो क्या हुआ, इतने सालों तक तुम हमारा प्यार बटोरते रहो, अब तो हमें बेटी मिली है, अब उसका भी हक है, और पोता पोती जब आएंगे तब देखी जाएगी। चलें जाने दें, ये भी मेरी बहन ही है। शांजिल भाई बहस बाद में करिएगा, स्टेज पर सारे इंतजामात हो गए हैं, चलें आप स्टेज की तरफ आएं। चलो, शांजिल ने शाहजर से स्टेज पर चलने को कहा। शाहजर ने नफी में सर हिलाया। शांजिल ने उसे घूरा, बहुत ही कोई बदजोक इंसान हो। शाहजर ढटाई से मुस्कुराया। शांजिल स्टेज पर चढ़ा और माइक लेकर कहना शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोट्स पर पार्टी में आए, मगर क्या करें, ये सब काफ़ी हंगामी सूरत हाल में हुआ। पार्टी की कई वजह है। सबसे पहले आज मेरे साले साहिब मिस्टर शाहजर जहांजेब की पहली एनिवर्सरी है और कल मेरी, तो हमने सोचा आप लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक किया जाए। अब एनिवर्सरी है तो गिफ्ट तो बनता है। द गिफ्ट इज, आप लोगों को यही समझ आ रही होगी कि कोई ज्वेलरी होगी, ज्यादा शोहर यही देते हैं, मगर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी बीवियां बहुत ही काबिल सिविल इंजीनियर हैं। फरदौसे बरी इसी काबिलियत का एक नमूना है, तो उनकी काबिलियत और दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए हम ये तोहफा देना चाहते हैं। तभी एक पर्दे पर प्रोजेक्टर की रोशनी पड़ी और उस पर्दे पर एक शीशे से चमकती बिल्डिंग का अक्स था। द हुरिया कंपनी, हूर और हया के साझेदारी की निशानी, जिसको फाइनेंस हम कर रहे हैं। हूर हुरिया और हया से मिलकर बना है। इन लोगों को देखकर मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश होती है कि काश मेरी दोस्ती भी इसी तरह की होती। हुरैन एक लम्हे को चौंकी, मगर हया तो मुंह खोले देख रही थी। हया ने गर्दन घुमाकर शाहजर को देखा, जो आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए उसे ही देख रहा था। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे खालू मुझे कह रहे थे कि शादी से पहले मैं काफी अक्खड़ मजाज था, मेरे चेहरे पर 12 बजे रहते थे। लोग हंसने लगे हैं। वो सही तो कह रहा था। लोग मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोचते थे, मगर मैं दाद देना चाहूँगा हया ज़मान के हौसले की, जिसने इस अक्खड़ मजाज, बददिमाग और मगरूर इंसान को भाई बना लिया। यकीन जानिए ऐसा ही था। हालांकि हमारी बेगम साहिबा भी हमसे खाइफ रहती थी, मगर हया वैसी ही थी, बेखौफ, और इस खूबी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। दूसरा, उसकी दोस्ती ने। मैंने उसे पहरों हूर के इंतजार में धूप में झुलसते देखा है, हूर की मोहब्बत में लोगों के सर फोड़ते देखा है। हया को ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि शांजिल इब्राहिम की बहन को ऐसा ही होना चाहिए। रिश्तों को निभाना और बेलौस मोहब्बत करना मैंने उसी से सीखा है। बगैर किसी सिले के किसी को अपना मान लेना मैंने हया से सीखा है। फरदौसे बरी मेरा ख्वाब था। इस पत्थरों से बने घर में रौनक मेरी बीवी और बहन की वजह से ही है। आज मेरा घर मुकम्मल है। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि फरदौसे बरी एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यानी और बड़ा करना चाहता हूँ, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दी हुरिया कंपनी को देता हूँ, जो उसके बोर्ड मेंबर पूरा करेंगे। हूर और हया के साथ साथ मैं इस कंपनी के तीसरे बोर्ड मेंबर का नाम भी बता दूं, अशर अहमद। जी हाँ, वैसे मौसूफ हजार नखरे दिखाने के बाद राजी हुए हैं, मगर हो गए। मैंने फरदौसे बरी के दरवाजे पर एक आयत लिखवाई है, अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मेरा घर मुकम्मल है। बीवी, बहन, माँ बाप, अशर जैसा साथी, शाहजर जैसा दोस्त,
بہت ساری نعمتیں ہیں جس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شانزل نے اپنی تقریر ختم کی تو حورین سٹیج پر چڑھنے لگی۔ شانزل نے ہتھیلی پھیلائی، تھام کر اوپر چڑھ کر مائک ہاتھ میں لے لیا۔ السلام علیکم۔ میری زندگی ایک تکون میں قید ہے۔ شاہزر جہانزیب، شانزل ابراہیم، حیا شاہزر، مجھے بالکل تعجب نہیں ہو رہا اس گفٹ پر، کیونکہ پوری دنیا میں مجھے کوئی اتنا خوبصورت تحفہ دے سکتا ہے تو صرف یہی دونوں ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے اس سے بھی خوبصورت تحفے دیے ہیں۔ اور رہی بات حیا کی، تو حیا شاہزر میری زندگی میں تب آئی جب میں بالکل اکیلی تھی، ایک دم تنہا، ویسے ہی جیسے کوئی بچہ کھو جانے کے بعد پریشان ہوتا ہے، میں بالکل ویسی ہی تھی۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ستاروں کی مانند ہوتے ہیں جو بغیر اپنی موجودگی کا احساس دلائے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ حورین کی زندگی میں حیا شاہزر کا مقام بھی اس سے تارے کا سا ہے۔ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی، کہہ کر مسکرائی۔ اس نے میرے لیے، صرف میرے لیے، میڈیکل چھوڑ کر سول انجینئرنگ پڑھا۔ جی بالکل، میں نے بھی سوچا تھا یہ لڑکی بالکل پاگل ہے، مگر صرف میرے لیے۔ جب جب میں گری ہوں، مجھے سنبھالنے والے ہاتھ حیا شاہزر کے تھے۔ جب جب میں روئی، میرے آنسو پونچھنے والے دو مہربان ہاتھ حیا شاہزر کے تھے۔ کوئی اگر بغیر سوچے میرے لیے حد سے گزر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میں اپنا غصہ بلا وجہ کسی پر اتار سکتی ہوں تو وہ حیا شاہزر ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے بغیر غلطی کے معافی مانگ سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ کوئی اگر اپنی چادر اتار کر مجھے ڈھانپ سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ حورین کی آواز نم ہونے لگی اور حیا تو باقاعدہ آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی اگر بلا چون چرا کے مجھ سے خاموشی سے تھپڑ کھا سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ تھپڑ کھانے کے بعد بھی میری غلطی پر کوئی معافی مانگ سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میرے لیے گھنٹوں کوئی انتظار کر سکتا ہے، میرے لیے کوئی اپنی آخری سانس تک انتظار کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میرے لیے اپنی شادی کے دن ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کوئی کسی کا سر پھوڑ سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ مجھے جنگ جتانے کے لیے کوئی خود کو گولی مار سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میری زندگی بچانے کے لیے اگر کوئی دشمن سے میری زندگی کا پروانہ لا سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ حیا چونک گئی، حورین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تمہیں کیا لگا میں نہیں جانتی کہ حویلی سے وہ پیپر کون لایا تھا؟ حیا نے گھور کر شاہزر کو دیکھا۔ انہیں مت گھورو، انہوں نے نہیں بتایا ہے۔ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ حیا مسکرائی۔ مجھے زخم لگنے پر کوئی درد محسوس کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ کوئی میری جان بچانے کے لیے خود کو موت کے منہ میں جھونک سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ دنوں تک خوار ہوتے ہوئے مجھے کوئی پاگلوں کی طرح ڈھونڈ سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میری بیماری میں اپنا آپ بھول کر کوئی میری تیمارداری کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ آنسو موتیوں کی مانند اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور شدت جذبات سے حورین کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ پوری دنیا میں میری ایک آواز پر حاضر ہونے والا کوئی ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میری تنہائیوں کا ساتھی کوئی ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ چاہے ساری دنیا مجھے ٹھکرا دے، مجھے چھوڑ دے، مگر ان حالات میں میری ڈھال بن کر کوئی میرے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ ساری دنیا مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دے، مگر کوئی ہے جو ہر حال میں، ہر صورت میں، میری ہر خوبی پر خامی کے ساتھ مجھ سے محبت کرے گا تو وہ حیا شاہزر ہے۔ جسے اپنی ہر چیز چھان پھٹک کر خریدنے کی عادت ہے، بغیر کسی سوال کے اپنے جملہ حقوق کسی شخص کے نام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، صرف میری خواہش کی وجہ سے۔ ایسا میرے لیے کوئی کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میری ساری کمزوری اپنی ذات میں کوئی چھپا سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میں روتے بلکتے اس کے پاس جاؤں تو وہ گلے لگا کر سب ٹھیک کر دینے کا یقین دلائے۔ کوئی ایسا کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔
اپنے مائیوں والے دن سب سے چھپ کر صرف اسی لیے میرے ساتھ چل پڑنا کہ میں ڈری ہوئی ہوں ایسا کوئی کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے، صرف اور صرف حیا شاہزر ہے۔ حورین کی سسکی بند گئی۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ایک تواتر سے سارے منظر یاد آ رہے تھے۔ شانزل نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ حیا کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، وہ بھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ لون میں زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں ان کی دوستی پر نم تھی۔ لمحے بعد حورین نے پھر کہنا شروع کیا، کیا کیا گنواؤں؟ رات کم پڑ جائے گی مگر تمہاری محبت بیان نہیں کر سکتی۔ حورین نے پھر سسکی لی۔ رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت تم بھی ہو حیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حیا چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ یہ 7 مہینے میں نے کیسے گزارے ہیں میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ میری حیا میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں تھی۔ تمہارے ہنسنے سے ہی تو میری زندگی میں رونق ہے۔ حیا حورین کی زندگی کا سکون ہے، حیا حورین کی زندگی کا ستون ہے۔ تمہارے بغیر میں خود کو بے آسرا محسوس کرتی ہوں۔ تم کھلکھلاتی ہو، ضد کرتی ہوئی، نان سٹاپ اور بلا تکا باتیں کرتی ہوئی، کلانچے بھرتی، لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو، کیونکہ تم میرا چلتا پھرتا ریڈیو ہو۔ کہنے کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ لیکن جب یہ ریڈیو بند ہوتا ہے تو میری زندگی خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ I never told you, but today I want to say that Hoor also love you. I love you حیا۔ حیا روتے ہوئے ہنس پڑی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حور نے اتنے کھلے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ حیا نے سٹیج پر چڑھ کر حور کے آنسو پونچھے۔ I love you too حور، I love you۔ آنسو تھے کہ بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ حیا خود ہی الگ ہوئی۔ بس بھی کرو، خواہ رلا دیا۔ خود تو تم میک اپ کے بغیر اچھی لگو گی، مگر تم نے رلا کر میرے میک اپ کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ حیا کی بات پر سب ہی ہنس پڑے۔ ہاں بالکل، پتہ چلا شاہزر بھائی ڈر کر بھاگ گئے۔ حیا نے زوردار دھموکہ اشر کو لگایا۔ اشر نے حورین کے ہاتھ سے مائک لیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، حور نے خواہ اسے سر چڑھا لیا ہے۔ میں اب حقیقت واضح کر دوں، کسی اور کا غصہ مجھ پر کوئی اتار سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ بیچ راستے میں میری چپلوں سے تواضع کوئی کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ میری بیٹی کو گھنٹے بھر میں کوئی اپنا اسیر کر سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ اور ہاں، مجھے پنچنگ بیگ کی طرح کوئی دھو سکتا ہے تو وہ حیا شاہزر ہے۔ اور یہ جو محترمائیں اتنا شدید قسم کا اظہار محبت کر رہی تھی، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ایسا اظہار محبت انہوں نے اپنے شوہر سے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے۔ اشر نے تا کر تیر مارا۔ ہمت کی بات تو تم نہ ہی کرو اشر احمد۔ تو خواتینوں حضرات، اتنی دیر سے جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ میں ہی ہوں، حیا شاہزر۔ حیا کے آگے جو یہ نام ہے نا، شاہزر، بس یہی میرا اثاثہ ہے اور یہی میری خوش بختی، یہی مجھے عام سے خاص بناتا ہے۔ اسی نام نے مجھے فرش سے عرش پر لا بٹھایا ہے۔ شاہزر جہانزیب جو ایک دنیا کی خواہش ہے وہ صرف میرا ہے، یہی میرا سکون ہے۔ میں ایسی بیماری کی مریضہ ہوں جس کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ میری بیماری یہی ہے کہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں۔ آپ جو روزمرہ کے کام کرتے ہیں، شو لیس باندھنا، ڈبے کھولنا، دروازہ لاک کرنا، دروازہ کھولنا، گنتیاں، یہ ساری چیزیں میں بھول چکی ہوں، مگر مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس بیماری کو آل اعلان ایکسیپٹ کرنے کا اعتماد مجھے میرے شوہر شاہزر جہانزیب نے دیا ہے۔ میں کیوں کر اس پر شرمندہ ہوں، بلکہ مجھے تو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے جہاں عام شوہر ان حالات میں اپنی بیویوں کے سہارے بنتے ہیں، مگر میرے شوہر شاہزر جہانزیب نے کہا ہے یہ میرا سہارا نہیں، پنکھ بنیں گے، ہم ساتھ اڑیں گے۔ کیا یہ میری خوش بختی نہیں ہے؟
बल्कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। इसी बीमारी की वजह से मैं नमाज़ पढ़ना भी भूल गई, मगर मेरी सबसे बड़ी नेमत ये है, एक दुनिया का मसरूफ़ तरीन इंसान शहज़र जहांज़ेब अपना हर काम छोड़कर 5 वक्त घर आता है और मैं 5 वक्त की नमाज शहज़र की इमामत में पढ़ती हूँ। क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है? नमाज के बाद वो पूरे इस्तेहकाक और मुलायमत से मेरी उंगलियों की पोरों पर मुझे तस्बीह पढ़ाता है। इस वक्त वो मेरा शाहज़र जहांज़ेब है और मैं उसकी हया शाहज़र। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मोम बनकर उनके आगे पिघल जाऊंगी। अगर कभी पिघल भी गई तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ शाहज़र जहांज़ेब इस मोम को फिर से एक सांचे में ढाल लेंगे। मुझे अपनी बीमारी पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि शाहज़र जहांज़ेब का कहना है कि मुझसे मोहब्बत करने के लिए एक ही जवाब काफ़ी है कि मैं हया हूँ, बस। वैसे भी मोहब्बत किसी वजह से नहीं होती, और जो किसी वजह से हो वो मोहब्बत नहीं होती। शाहज़र जहांज़ेब महसूस किए जाने लायक हैं, और मैंने शाहज़र जहांज़ेब को पूरी जान से महसूस किया है। I felt safe in his arm. I felt purity in his soul, love in his actions, peace in his voice, sincerity in his smile, world in his blue eyes, and me, I am in his heart. शाहज़र जहांज़ेब नए सिरे से उसकी दीवानगी पर ईमान ले आया। कई मेहमान उसे रश्क की नज़रों से देख रहे थे। इस तरह ये तकरीब इख्तिताम को पहुंची। मेहमानों के जाने के बाद सभी घर वालों ने खाना खाया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। खाने के दौरान हया ने तकरीबन सरगोशी में शाहज़र से कहा था। खाला खालू तो सोने चले गए, सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तब हया किचन में गई तो शाहज़र खामोशी से उठकर उसके पीछे चला गया। हया चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। घर में इतने मुलाजिम हैं, मगर तुम इन कपड़ों में भी किचन में काम कर रही हो। मुलाजिम तो बहुत हैं, मगर किचन मेरे ही ज़िम्मे रहने दें। वैसे भी सिर्फ चाय ही तो पकानी है। आप ज़रा ये बर्नर ऑन कर दें। मैं भूल गई उसे कैसे ऑन करते हैं। शाहज़र ने मुस्कुराकर बर्नर ऑन किया, फिर एक कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। क्या देख रहे हैं? हया चाय चढ़ा कर पलटी तो यूं खुद को तख्ता पाकर पूछ लिया। अपनी बीवी को देख रहा हूँ। जवाब बड़ा ही दिल फरेब था। हया मुस्कुराई, फिर कुछ संजीदा होकर उससे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो ना, मैंने कब मना किया है। हया चलती हुई शाहज़र के पास आई और ज़मीन पर दो जानों होकर नीचे बैठ गई। शाहज़र ने लम्हे को ताज्जुब से उसे देखा, फिर उसे उठाना चाहा। तब ही हया ने रोक दिया। मुझे कह लेने दें पहले। शाहज़र ने बगौर उसके संजीदा चेहरे को देखा। हया ने गहरी सांस ली और गर्दन झुका ली। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, मगर ये बात आपको पता होनी चाहिए। आतिफ ने जो कुछ कहा है वो सच है। शाहज़र, कल मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मुझे नहीं पता मैंने सही किया है या नहीं, मगर ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं कल हॉस्पिटल गई थी तो मैं वहाँ तलाल मिर्ज़ा से मिली थी। उसने शाहज़र के घुटनों पर हाथ रखे, मगर आंख उठाकर देखने की गलती नहीं की। सर झुकाए जैसे अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। वो एक इत्तेफाक था। मुझसे शादी ना करने की पादाश में घर वालों ने उसे बेदखल कर दिया था। अब वो अपनी बीवी के साथ है। कल उसकी बीवी की डिलीवरी थी। अचानक केस खराब हो गया। ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसके घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। इत्तफाकन हूर मुझे उसी हॉस्पिटल में ले गई थी। तब मेरी इत्तफाकिया मुलाकात तलाल से हुई। वो मुझसे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसे लगता है उसने शादी वाले दिन ना आकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, इसीलिए उसे सज़ा मिल रही है। मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं होता ना, इसीलिए मैंने तलाल को पैसे दिए। यकीन करें शाहज़र, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मैं सिर्फ मंगने वाले दिन तलाल से मिली, फिर उससे शादी वाले दिन पहली और आखिरी मर्तबा फ़ोन पर बात की थी। वो फ़ोन भी उसने इनकार करने के लिए किया था, और अब कल मिली हूँ, वो भी इत्तफाकन। आप बताएं, मैं कैसे किसी को मरने के लिए छोड़ सकती हूँ? अगर तलाल की जगह कोई और होता तब भी मैं यही करती।
पता नहीं इन सब का आतिफ को कैसे पता लग गया और उसने इस बात को अपने अंदाज में पेश किया। हया ने बहुत हिम्मत करके सर उठाकर देखा, मगर शाहज़र के चेहरे पर वैसे ही सपाट तासुरात थे। लम्हे को वो खामोश रहा, फिर बोला भी, तो क्या हो गया? शाहज़र ने पूछा तो हया ने ताज्जुब से उसे देखा। शाहज़र ने नरमी से हया को कंधे से थाम कर उठाया और हमेशा की तरह अपने पैरों पर बैठाया। टेबल पर रखा हुआ गिलास उसके लबों से लगाया। आज मैंने पहली और आखिरी बार तुम्हारी सफाई सुन ली। मैंने कहा है तुम्हें बात सिर्फ हाँ या ना की होती है। मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ, मुझे सफाई की ज़रूरत नहीं है। हया, मैंने कभी भी तुम्हें झूठा करार नहीं दिया, तो जो कह देती हो मैं उसे मान लेता हूँ। ना मुझे उसकी तस्दीक के लिए किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत है। तुम जो कहती हो वही अल्फाज मेरे यकीन करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आज सफाई सिर्फ इसीलिए सुन ली क्योंकि आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। आखिरी जुमला शरारतन कहा। सफाइयाँ सिर्फ गलतियों की नहीं दी जाती शाहज़र, सफाइयाँ इसीलिए भी दी जाती हैं क्योंकि कोई हमें अजीज़ होता है। आप मुझे अजीज़ हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहती क्योंकि मुझ में इसका हौसला नहीं है। दुनिया के लिए भले मैं आम सी लड़की हूँ, आपको मुझ जैसी हज़ारों मिल जाएंगी। हज़ारों आपके लिए मरने के लिए भी तैयार होंगी। मर तो कोई भी सकता है किसी के लिए, लेकिन शाहज़र जांज़ेब के लिए खुद को फना करने का हौसला सिर्फ हया शाहज़र के पास है। शाहज़र कुछ कहता इससे पहले ही दस्तक हुई। दरवाजे पर अशर था। तुम चाय पका रही हो या पाए? मैं तो यही सोचते हुए आया था, मगर यहाँ तो रोमांस पक रहा था। हया झिंप कर दूसरी कुर्सी पर जा बैठी, लेकिन शाहज़र ने ढटाई से कहा, अभी तक कहाँ? तुम ना आते तो शायद कोई चांस होता। ओहो, यानी मैंने गलत वक्त पर एंट्री दी है। बिल्कुल, अब बगैर चाय के सो जाओ। शाहज़र ने सारे लिहाज बिलाए ताक रख कर लताड़ दिया, मगर सामने भी अशर था, बेइज्जती प्रूफ। मेरे ख्याल में कल आप ही थे जो मेरी सलाहियतें गिनवा रहे थे। जी बिल्कुल, मैं ही था। तुम्हें पता है हया, मौसूफ कितनी मुश्किलों से राजी हुए हैं सीईओ की पोस्ट के लिए। कह रहे थे फ़िलहाल मैं तनख्वाहदार मुलाजिम के तौर पर काम करूंगा, फिर जब कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए काबिल हो जाऊंगा तब पार्टनरशिप ज्वाइन करूंगा। हमने कहा फ़िलहाल तो हूर कंपनी ज्वाइन कर नहीं सकती और तुम हूर का पीछा छोड़ोगी नहीं। हम कैसे कंपनी बगैर मालिकों के छोड़ सकते हैं? हज़ारों जवाब पेश किए हैं, तब जाकर राजी हुआ है। हया ने अशर को घूरा। क्यों? तुम बड़े लॉर्ड गवर्नर हो। 2 जूते सर पर बजेंगे तो सब समझ आ जाएगी। देखा देखा, इसी वजह से मैं मना कर रहा था। इसका क्या भरोसा भरी मीटिंग में सर पर जूते बजा दे। मेरी भी कोई इज्जत है। ठीक है, इज्जत माफ अशर अहमद साहिब, आप लाउंज में जाएं, हम चाय लेकर आ रहे हैं। अशर कॉलर खड़ा करता हुआ चला गया। अशर के जाते ही शाहज़र ने हया की कलाई थाम कर फिर से अपने पैरों पर बिठाया। हया बस मुस्कुरा कर रह गई। कभी कभी वो अलग ही नजर आता था या शायद बेइख्तियार हो जाता था, मगर जो भी था हया को उसका ये अंदाज बड़ा भाता था। महबूब हमारे लिए बेकरार हो, उसे हमारी चाह हो, उससे बड़ी खुश नसीबी क्या होती है। तुम्हें पता है हया, जिस दिन तुम मुझे ढूंढने निकली थी और सनम ने घबराकर अशर को फोन कर दिया था, उस वक्त अशर के पास 2 रास्ते थे, या तो वो जॉब करता है या तुम्हें ढूंढता। उसके बॉस ने साफ कह दिया था आज छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर आज गए तो वापस मत आना। है तो वो तुम्हारा ही भाई, नौकरी को लात मार कर आ गया। अब वो सुबह से ये कहकर निकल जाता है कि कोई काम है, वो इंटरव्यू के लिए जाता है। माशाल्लाह से अच्छी जॉब भी मिल गई थी। वो अब यहाँ नज़दीक में कोई घर देख रहा था ताकि जब कभी तुम्हें ज़रूरत हो जॉब बीच में ना आए। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। जब हमने उससे सीईओ बनने की बात की तो वो झिझक सा गया। बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के पार्टनर बनने के लिए 2 टोक इनकार कर दिया। तुम जानती हो जब एक नई कंपनी शुरू होती है तो किस कदर काम होता है।
میں اور شانزل اس وقت کافی بڑے پروجیکٹ میں الجھے ہوئے ہیں۔ فی الحال ہم اس کمپنی کو وقت نہیں دے سکتے، صرف اور صرف تمہارے لیے وہ راضی ہوا ہے۔ اس نے کمپنی کا بار اپنے کندھے پر لے لیا، اس کے عوض وہ صرف تنخواہ لے گا۔ شانزل نے جب کہا کہ وہ فردوس بری ایکسٹینڈ کروا رہا ہے اور اشر کی فیملی یہیں رہے گی، تب بھی وہ راضی تمہاری وجہ سے ہوا کہ کہیں تمہیں اس کی ضرورت ہو تو وہ موجود رہے۔ تم تو اسے پکارو گی نہیں، اسے معلوم ہے۔ شاہزر، میں خواہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ مجھے اب فرق نہیں پڑتا کہ ابو کا رویہ کیسا ہے، دادی کا کیسا۔ مجھے اب نائلہ، زمان اور عاطف سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس خالہ خالو ہیں جو مجھے بیٹی مانتے ہیں، اشر جیسا بھائی ہے، حور ہے، شانزل بھائی ہیں، ہانیہ آنیہ ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں جن کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑے گا۔ وہ پھر سے رونے کے موڈ میں تھی۔ پلیز اب رونا مت، اور محترمہ آپ ہمیں بھول گئی؟ شاہزر نے آنکھیں دکھائی۔ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اشر پھر سے دروازے پر نمودار ہوا۔ نہ آج مجھے لگتا ہے تمہارا چائے پلانے کا ارادہ ہی نہیں۔ میں بڈھا ہو جاؤں گا چائے کے انتظار میں۔ سچ بتاؤ کہ تم ساری چائے تو نہیں پی گئی؟ میں بتا رہا ہوں، کسی اور کی چائے پینے سے گناہ ملے گا، اور کالی ہو جاؤ گی تم، کالی۔ کالی کہتے ہوئے اشر نے برا سا منہ بنایا، جیسے حیا سچ میں کالی ہو گئی ہو۔ کالی سن کر حیا تنتنا کر کھڑی ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ اشر احمد، ابھی دل میں تمہارے لیے عزت جاگی تھی جس کا تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ حیا تو بھنا گئی۔ خدا کا واسطہ تم مجھے عزت نہ دو، اللہ کے نام پر چائے دے دو، چڑیل چرسی کہیں گے۔ جاؤ، نہیں دیتی، بنواؤ اپنی بیوی سے۔ حیا بھی چڑ گئی۔ دیکھو، اب تمہاری کمپنی میرے ہاتھ میں ہے، سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اشر نے اسے ڈرانا چاہا۔ حیا نے بڑے پر اصرار انداز میں اپنے ہاتھ باندھے، ایک ادا سے گردن اٹھا کر مسکارا لائنر سے سجی آنکھوں کو اشر کو دیکھا اور ایک انداز میں مسکرائی۔ حیا کی اس ادا پر شاہزر جہانزیب کا دل سینے کے بائیں پہلو میں مچل ہی اٹھا۔ حیا اس سے بے نیاز اشر سے الجھ پڑی۔ اس سے پہلے تم سوچ لو، ماضی میں جب جب تم نے مجھ سے پنگا لیا ہے، میں نے تمہارا کیا حشر کیا ہے۔ اشر کو ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آئے تو اس نے تھوک نگلا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ شاہزر نے مداخلت کر کے بحث ختم کروائی۔ بعد میں لڑ لینا، چلو لاؤنج میں، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ شاہزر کچھ پیپر لیے وکیل کے ساتھ آیا اور حور سے کہا، دیکھو صنم، حیات سکندر بہت نادم ہے۔ شاید بیٹے کی بربادی نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس نے جائیداد کے پیپر بھجوائے ہیں، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، اسی لیے میں سب تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ شاہ، مجھے بھی یہ نہیں چاہیے، اور حیات سکندر سے کہیے گا مجھے یہ جائیداد نہیں چاہیے، اور میں کیسے معاف کر دوں اسے۔ اس جائیداد کے ساتھ میرے ماں باپ واپس آ سکتے ہیں، میری زندگی کے 11 سال واپس آ سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ سب بھول گئے؟ کیسے 17 سال کی عمر میں آپ در بدر ہو گئے تھے؟ کس طرح آپ نے خود کو کھڑا کیا؟ اگر میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتیاں اور اذیتیں بھول بھی جاؤں تو ماں باپ کا قتل کیسے معاف کر دوں؟ بھول تو میں بھی نہیں سکتا صنم، مگر زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اس نے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگی ہے، صرف تمہاری صحت کی وجہ سے اسے تمہارے پاس نہیں آنے دیا، ورنہ وہ تم سے بھی پیروں میں گر کر معافی مانگتا۔ ہم جب خدا سے معافی کی امید رکھتے ہیں تو ہم کسی کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، شاہ، گناہ کی نہیں، گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس دوران شانزل خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ انہیں ہی کرنا تھا۔ اگر بات شانزل ابراہیم کی ہوتی تو اس میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ معاف کر سکے۔ میں نے اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، وہ سچ میں قابل رحم ہے۔ ہم آج اگر طاقتور ہیں، ہم پتھر بن جائیں، اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم نے کہا تھا اس سے انتقام قدرت لے گی، قدرت انتقام لے رہی ہے۔ خدا ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، سزا و جزا کا معاملہ اس کے سپرد کر دو۔
पत्थर मत बनो, मोम हो जाओ, सुकून मिलेगा। मेरी बच्ची, मैंने उसे अपने साथ की हुई ज्यादतियों के लिए माफ़ किया। अम्मी अब्बू का मामला मैं उन पर ही छोड़ता हूँ और तुम्हारा तुम पर। ये फैसला आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर रोज़े महशर जब डैड मुझसे सवाल करेंगे कि क्यों मैंने तुम्हें इंतकाम की आग से निजात ना दिलाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? डैड नहीं है, मगर तुम्हारे सर पर मेरा साया है। तुम्हारे बिगाड़े हुए कामों को संवारने के साथ मुझे तुम्हें भी संवारना है। मैं तुम्हें अपनी बच्ची मानता हूँ और इसी हक से कह रहा हूँ, अब बस इस बाब को यही बंद कर देना चाहिए। वक्त के साथ ये भारी होता जाएगा। एक नया बाब तुम्हारी जिंदगी में शुरू होने वाला है। तुम माजी का बोझ लिए कैसे आगे बढ़ोगी? इस बोझ से खुद को आज़ाद कर लो। डैड के आगे मुझे सुरखरू कर दो, खुद भी सुरखरू हो जाओ। एक ज़माने का कुर्ब था शाहज़र के लहजे में। वो एक बाप की तरह हुरैन को सही राह दिखा रहा था, हालांकि ये आसान नहीं था। मैंने हुरैन की आवाज़ लड़खड़ाई। उसने 2-3 गहरी सांसें ली। पास बैठी हया ने हाथ पकड़कर तसल्ली दी। मैंने मैंने आज हयात सिकंदर को हर उस ज्यादती के लिए माफ किया जो उसने मेरे साथ की। कुर्ची कुर्ची होते दिल और कपकपाती आवाज से आखिर उसने ये जुमला अदा कर ही दिया। आप इसमें से अपने हिस्से की जायदाद अलग कर लीजिए, हुरैन ने कहा। तो वहां बैठे वकील ने पेपर को 2 हिस्सों में बांटा। मेरे हिस्से की जायदाद का 50% आजर हयात के नाम कर दें। हुरैन ने वकील को मुखातिब किया। जैसे आप चाहें वैसा ही होगा। और शाहज़र खामोशी से उठा और अपने हिस्से की करोड़ों रुपए की जायदाद के पेपर उठाए और अपनी बीवी के सर से वारे। हया हक्का बक्का उसे देख रही थी। वो पेपर लेकर वकील के पास गया। ये मेरी बीवी का सदका है, इसे मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना अब आपका काम है। वकील भी कुछ लम्हों के लिए हैरान हुआ था। लोग अपना नाम करने के लिए चैरिटी करते थे, मगर उसने पहली बार किसी मर्द को करोड़ों रुपए की जायदाद को अपनी बीवी के सर से वार कर सदका करते देखा था। जी जरूर, वो सिर्फ इतना ही कह सका। माजरत चाहता हूँ इतनी रात को आपको जहमत दी, मगर ये मामला जितनी जल्दी निमट जाता अच्छा था। जी मैं समझ सकता हूँ, अब मुझे इजाज़त दें। शाहज़र वकील को छोड़ने बाहर चला गया। हुर, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे भाई का नाम शाहज़र नहीं शाहजहान रखना चाहिए था। जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है, ये कुछ दिनों में ताजमहल नहीं तो हया महल जरूर बना देगा। शांजिल की बात पर सब कहका लगाकर हंस पड़े। इनको छोड़ें, आप कम हैं क्या? मैं तो अब कंफ्यूज होने लगा हूँ। आप दोनों में सबसे ज्यादा रनमरीद कौन है? अशर ने शांजिल को घेरा। हमें तो रहने दो, एक नज़र अपने गिरेबान में झांक लो। शांजिल ने भी हिसाब बराबर किया। बस करें आप दोनों और हया आन्या को अशर के हवाले करो और सब ये महफिल बर्खास्त करें। सोना नहीं है क्या आप लोगों को? सब ने एक नज़र आन्या को देखा जो हया की गोद में ऊँग रही थी। जब हया हंसती तो वो भी आंखें खोलकर हंसती और फिर आंखें बंद कर लेती। इस तरह कच्ची पक्की नींद में भी वो हया की जान नहीं छोड़ रही थी। अशर उसे उठाकर आनिया के साथ कमरे में जाने लगा और शांजिल ने भी कमरे का रुख किया। जब हया कमरे में जाने लगी तो हूर ने रोका। हूर, बस 2 मिनट दो मुझे। इस कदर भारी कपड़े मैंने कब से पहने हुए हैं, मुझे चेंज करने दो, फिर सारी बातें सुनूंगी। अरे बाबा, तुम्हारा कमरा आज ऊपर सेट किया है। क्यों? चलो तो। वो उसे लिए ऊपर कमरे में आई। ऊपर कमरा गुलाबों से सजा था, वैसे ही जैसे किसी ने नए शादीशुदा जोड़े के लिए सजाया जाता है। ये क्या है? हया ने उलझ कर पूछा। तब उसकी नज़र कमरे में मौजूद खातून पर पड़ी। ये कौन है? फोटोग्राफर है। भाई तुमने ही कहा था कि अरे जाने दो, जल्दी से तस्वीरें बनवाओ। हया ने जी भर के तस्वीर बनवाई। फिर वो फोटोग्राफर चली गई। चलो हम भी चलें। हैं? कहाँ? हुरैन ने ताज्जुब से पूछा। अपने कमरे में। सदके जाऊं तुम्हारी कम अक्ली पर, तुम मासूमियत भी कह सकती हो। इधर आओ, यहाँ बैठो। हुरैन ने उसे सजे हुए बेड पर बिठाया। उसका लहंगा सही तरीके से फैलाने लगी। देखो हया, तुम मुझसे बड़ी हो,
جو ہو چکا اسے بھلا دو، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ سوچو کہ یہ 1 سال تمہاری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ سوچو تم ابھی رخصت ہو کر آئی ہو، شکر ہے بے ہوش نہیں ہو۔ تمہارے پاس موقع ہے، ساری خواہشیں پوری کرو۔ وہ تم نے کہا تھا نا، جیسے ڈراموں میں ہیرو گھونگھٹ اٹھاتا ہے، منہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ کیا ارمان تھے تمہارے؟ ہاں، 2 عدد شعر بھی۔ سارے ارمان پورے کرو۔ اور شاہزر مجھے پاگل سمجھیں؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ سب میں نے کیا ہے؟ نہیں، یہ سب شاہ نے کیا ہے۔ گھورو مت، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے خود ہی سجوایا ہے کمرہ، اور فوٹوگرافر کو دیکھ کر لگ رہا ہے وہ کچھ حد تک تمہارے ارمانوں سے واقف ہیں۔ مگر حور، یہ سب عجیب نہیں لگ رہا؟ مطلب نیچے والا کمرہ ہی صحیح ہے۔ حیا کچھ جھیمپ سی گئی۔ چپ کر کے بیٹھو، کہہ کر حورین نے حیا کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا۔ رہنے دو یار، یہ مت کرو، قسم سے اب 2 تھپڑ لگا دوں گی۔ تم بیٹھی تھی کیا گھونگھٹ نکال کر؟ نہیں تو رہنے دو یار پلیز۔ چلو ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ حور کمرے سے جانے لگی۔ حور، حیا نے پکارا تو حورین پلٹی۔ سیڑھیاں سنبھال کر آرام سے اترنا۔ حورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی دروازہ کھٹکھٹا کر شانزل داخل ہوا۔ اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ایک نظر سے سجے ہوئے کمرے کو دیکھا، ہونٹ سیٹی کی شکل میں گول کرتے ہوئے کہا، سالے صاحب کافی رنگین مزاج نہیں ہیں؟ حورین نے آنکھیں گھمائی، خود جیسے بڑے کم ہیں۔ حیا شانزل کے جملے پر جھنپ گئی۔ ویسے کیا کہتی ہو؟ حیا، لے جاؤں تمہاری حور کو؟ آپ کا مال ہے، پوچھ کیا رہے ہیں؟ اٹھا کر لے جائیں۔ اس سے پہلے حورین کچھ سمجھتی، شانزل نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کی ایک بھی سنے بغیر کمرے سے باہر لے گیا۔ آپ بہت بے شرم ہیں شان۔ باہوں میں اپنی متاع حیات کو سمیٹے مسکرایا۔ تھینکس، آئی ول ٹیک اٹ ایز کمپلیمنٹ۔ اف شان، آپ پہلے کیسے خاموش مزاج تھے؟ میں اب بھی خاموش مزاج ہی ہوں، بس تمہارے ساتھ میرا دل بڑا شور مچاتا ہے۔ کہتے ہوئے شانزل نے بہت نرمی سے جھک کر حورین کے ہونٹ چومے، اور حورین سٹ پٹا گئی۔ اوہ خدا، حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ شاہ ابھی اسی طرف آ رہے ہوں گے، شرم کر دیں آپ۔ حورین نے سرخ ہوتے ہوئے شانزل کو لتارا۔ کوئی نہیں، تمہارا بھائی ابھی رٹے لگانے میں مصروف ہے۔ کس چیز کے؟ یار تم ہماری بات نہیں کر سکتی؟ کہتے ہوئے شانزل نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا۔ حورین نے اپنے سجے ہوئے کمرے کو تعجب سے دیکھا۔ یہ کس نے سجوایا ہے؟ آپ کے شوہر نامدار نے۔ اسے سجے مہکتے بیڈ پر بٹھایا۔ آپ کو پتا ہے آپ لا علاج ہیں۔ شانزل کوٹ اتار کر مسکرایا اور حورین کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بالکل، مجھے مرض عشق لاحق ہے، اور کون کمبخت شفا یاب ہونا چاہتا ہے؟ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کے لہجے کی سچائی پر کوئی شک نہیں تھا۔ ایسے اظہار وہ دن میں کوئی 10 دفعہ کرتا تھا، اور ہر مرتبہ حورین کو نیا لگتا۔ وہ مزید 10 مرتبہ ایسے اظہار سننے کی خواہ تھی۔ شانزل اٹھا اور اسے گلے لگا لیا۔ حورین چونکی نہیں، وہ عادی تھی ان ہگز کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ خاموشیاں رقص کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح اچانک کسی کام کے درمیان آ کر اسے سینے سے لگا لیتا، آنکھیں بند کیے کئی لمحے گزار دیتا۔ کبھی فون پر بات کرتے کرتے اچانک کال کاٹ کر کافی پیتی حورین کو گلے لگا لیتا۔ کبھی اچانک لیٹے لیٹے اسے خیال آتا کہ کپڑے طے کرتی حورین کو محسوس کرنا ہے۔ وہ بہت بے نیازی سے چلتا ہوا حورین کے پاس آ کر کپڑے لے کر ایک طرف پھینک کر پورے استحقاق سے اس کے گرد حصار باندھ لیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے یہ خیال صرف کمرے میں آتا تھا۔ کچن، لاؤنج، لون، ڈرائیونگ کرتے، یہاں تک ڈنر کے وقت کسی ریستوران میں بھی آ جاتا، اور وہ بلا تردد پیروی بھی کرتا۔ کمرے تک تو ٹھیک، مگر باہر ایسے مظاہرے پر حورین جھنجھلا جاتی۔ لیکن اسے نہ حورین کے جھنجھلانے سے فرق پڑتا تھا، نہ لوگوں کی دبی دبی مسکراہٹوں سے۔ جو بھی تھا، اس کا یہ انداز حورین کے دل میں موجود محبت کے تناور درخت مزید مضبوط کر دیتا۔ یہ لمحے انمول تھے۔ حورین کا جی چاہتا بس یہ لمحے ٹھہر جائیں۔ شانزل نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تو حورین کو لگا صدیاں گزر گئی ہیں۔ اگر بس چلتا تو وہ اگلی 10 صدیاں بھی اس کی باہوں میں گزار دے۔ شانزل نے بہت عقیدت سے اس کی پلکیں چھوئی۔
میں تمہیں بہت سنبھال کر رکھوں گا۔ جانے شان اپنے ہونٹ اسے ملائمت سے پیشانی پر رکھے۔ حورین اس جملے کی بھی عادی تھی۔ ہمیشہ اس طرح کے مظاہرے کے بعد وہ یہی جملہ ادا کرتا۔ پچھلے 1 سال میں اس نے کتنی مرتبہ یہ جملہ سنا تھا، اسے گنتی بھی یاد نہیں تھی۔ حورین نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے گھڑی نکالی اور کمفرٹر اس پر ڈالنے لگی۔ وہ چینج کرنے جانے ہی لگی تھی کہ شانزل نے اسے اپنے بازوؤں پر لٹا لیا۔ او خدا شان، آج پھر آپ کا رات بھر جاگ کر باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ تم محبت بھری باتیں بھی کہہ سکتی ہو۔ بالکل نہیں، میں تھک گئی ہوں۔ آپ چینج بھی کرنے نہیں دیتے۔ یہ اتنا سب لاد کر میں نہیں لیٹ سکتی۔ ہاں تو میری جان، میں جیولری نکال دیتا ہوں نا، کہتے ہوئے جیولری کے نام پر موجود جھمکوں کو نکال دیا اور پھر نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ درمیان میں وہ اپنی گولڈن نائٹ کی طرح کبھی کبھی اپنی دی ہوئی لاکٹ کی چین پر انگلیاں پھیرتا اور اس کے لمس سے خود میں سمٹتی۔ سرخ رخساروں کے ساتھ وہ جب بھی نظریں چراتی، شانزل محفوظ ہوتا۔ کبھی بات کرتے کرتے وہ شدت جذبات سے اس کے سرخ رخساروں کو چوم لیتا، کبھی اس کے کان کی لو کو، کبھی گردن، جس سے وہ مزید شرم سے سرخ ہو جاتی۔ جب بھی حورین نظریں جھکا لیتی، وہ بات کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کو چوم لیتا۔ وہ پچھلے 1 سال میں ان راتوں کو بھی عادی ہو گئی تھی۔ شانزل کو جب اس پر بہت زیادہ پیار آتا تو ایسے ہی ایک رات ان کی درمیان میں آ کر ٹھہر جاتی۔ شروعات میں اسی طرح نخرے دکھاتی، پھر مان جاتی، کیونکہ ان راتوں میں شانزل ابراہیم اپنا دل کھول کر حورین شانزل ابراہیم کے سامنے رکھ دیتا۔ اس کے دل کی ہر دیوار پر حورین کا نام لکھا تھا، اور محبوب کے دل پر لکھا اپنا نام پڑھنا کسے اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہی مسرور کر دینے والی نہ جانے کتنی راتیں حورین شانزل ابراہیم کا نصیب تھی۔ حیا کچھ نروس ہونے لگی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے شاہزر کے ساتھ تو ایک ہی کمرے میں رہ رہی تھی، مگر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ اپنے رشتے کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اب ان ہنگاموں سے نجات ملی تو دل اس قدر دھڑک رہا تھا، اوپر سے یہ سجا ہوا کمرہ، اسے خود حورین نے دلہن کی طرح تیار کیا تھا۔ اور سوچو کہ تم ابھی رخصت ہو کر آئی ہو، سوچو کہ یہ 1 سال تمہاری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ سوچو کے چکر میں حیا نروس ہونے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، حیا کی ہتھیلی سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ شاہزر نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ حیا نے آنکھیں میچ کر کھولی، مگر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شاہزر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوٹ صوفے پر ڈالا۔ ٹائی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا۔ وہ حیا کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ ٹائی نکال کر صوفے پر اچھالی، پھر مسکراہٹ دباتا ہوا پھولوں سے سجے بیڈ پر حیا کے سامنے گرنے کے انداز میں لیٹا۔ حیا کچھ سمٹی۔ اف حیا، بہت تھک گیا آج، کہنے کے بعد کروٹ لے کر کوہنی کے بل اونچا ہوا اور ہتھیلی کی مٹھی بنا کر سر کے نیچے رکھی۔ پارٹی کیسی لگی؟ حیا نے اپنے سامنے موجود نیم دراز شاہزر کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نارمل انداز میں اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول رہا تھا۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ نارمل تھا، اچھی تھی۔ شکر ہے، میں سمجھا صنم جاتے جاتے تمہاری زبان ساتھ لے گئی ہے۔ تم پچھلے 4 منٹ چپ ہو، کہہ کر کہکا لگایا۔ اس کے مشاہدے پر حیا کو بھی ہنسی آ گئی۔ کچھ لمحے تو وہ اسے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا رہا۔ حیا نے اسے دیکھنے سے اعتراض برتا۔ شاہزر دور سے ہی اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ تم نے مہندی کب لگائی تھی؟ وہ ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کی گھبراہٹ کم کر رہا تھا۔ شاہزر جہانزیب بخوبی جانتا تھا حیا شاہزر کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، وہ اس میں ماہر تھا۔ حیا نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کل حور نے لگائی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اینیورسری ہے، میں نے ایسے ہی شوق میں لگوا لی۔ اچھی لگ رہی ہے، تم مہندی لگایا کرو، تمہیں پسند تو ہے نا؟ بہت پسند ہے۔ شاہزر نے اٹھا کر جوتے موزے اتارے اور تکیا صحیح کر کے رکھا۔ شرٹ کے باقی ماندہ بٹن کھول کر اس نے شرٹ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ٹھٹھک کر حیا کو دیکھا۔ تم ایسے بت بنی کیوں بیٹھی ہو؟
तुम भी तो थक गई हो, आराम से बैठो, कहकर लेटा, फिर एक बाजू फैलाया और कहा, बल्कि यहाँ आओ, मेरे पास आराम से लेटो। हया कुछ झिझकती हुई उसके बाजू पर सर रख कर लेट गई। शाहज़र ने हया को करीब किया। हया घर भरा गई, मगर शाहज़र ने उसका कोई नोटिस ना लिया और सवाल पूछा, तुमने घूंघट क्यों नहीं निकाला? हैं? हया ने हैरानगी से पूछा। हाँ, तुम्हारे अरमान थे ना, वो ड्रामों की तरह, मैं घूंघट उठाऊं, फिर वो मुंह दिखाई दूं, और फिर वो हाँ, शेर शेर अर्ज करूं। अल्लाह, आपको शर्म नहीं आती? छुपकर हमारी बातें सुनते हैं। हया ने सारी शर्म एक साइड पर रख कर शाहज़र को लताड़ा। बागर बिल्ले, इत्तफाकन सुनी थी यार। बहुत बुरे हैं आप, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं उड़ा रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे अगर तुम बेहोश ना होती तो तुम सच में ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? छोड़े ना इस बात को। हया ने जुमला मुकम्मल करके उसके सीने पर सर रख दिया। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। शाहज़र हया की उंगलियों से खेलने लगा। दुनिया का सबसे दिलफरेब एहसास अपने शरीके हयात को खुद से करीब महसूस करना होता है। ये एहसास इतना फर्रत बख्श होता है कि कभी कभी दुनिया की सारी खुशियाँ उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। वो दोनों भी इस वक्त इसी एहसास से गुजर रहे थे। तुम्हें याद है, तुम एक रात इसी तरह मेरे सीने पर सर रख कर सोई थी। हया ने सर कुछ ऊंचा करके उसे देखा। हाय, वो नीली आंखें, याद है, कहकर उसके सीने पर रखा और उंगली उसके दिल के मुकाम पर फेरने लगी। बहुत सुकून की नींद आई थी, फिर खामोश हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। उंगलियां बदस्तूर हरकत कर रही थी। शाहज़र ने गौर किया तो पता चला कि वो उसके दिल के मुकाम पर अपना नाम लिख रही है, हया शाहज़र। उसकी इस मासूमियत भरी हरकत पर मुस्कुराया। वैसे एक बात बताएं, आप कौन सा नशा करके सोए थे? व्हाट? वो हया थी, हमेशा की तरह गैर मुतवक्का। शाहज़र ने पूरी आंखें खोलकर सीने पर रखे उसके सर को देखा। उसी वक्त हया ने सर उठाकर उसे देखा। हाय, ये नीली आंखें, मुझे लगता है किसी दिन आपकी आंखों की वजह से मेरा दिल बाहर आ जाएगा। और आप किस कदर गहरी नींद सोए थे, उठ ही नहीं रहे थे। शाहज़र उसके पहले जुमले पर मुस्कुराया। $1,000,000 स्माइल। तुमसे किसने कहा? मैं पूरी रात सोया था। हया ने हैरान नजरों से देखा। हैं? जी, तुम 2 मिनट में सो गई थी, मैं पूरी रात जागा था। तुम मेरी बाहों में थी, मुझे नींद कैसे आती? हैरत दर हैरत थी। हया उठकर बैठ गई। सच में? वो अब भी बेयकीन सी थी। बिल्कुल, मैं फजर तक जागता रहा था, फिर नमाज पढ़कर आने के बाद भी तुम तो सो गई। मैं 8 बजे तक सोया था और 11 बजे तुमने उठाना शुरू कर दिया। ओह शाहज़र, आप बिल्कुल नहीं सोए? वो दोनों हाथ अपने रुखसारों पर रखे बच्चों की सी मासूमियत से पूछ रही थी। शाहज़र जहांज़ेब को उसी लम्हे अपनी किस्मत पर रश्क आया। यही तो वो सुकून था जिसके लिए वो 11 साल तड़पा था। उसके सब्र का कितना खूबसूरत अजर दिया था खुदा ने। कैसे सोता? तुम्हें पहली बार इतनी करीब से देख रहा था। तुम सोती हुई कितनी मासूम लगती हो, तुम्हें पता है? हया हंसी और फिर हंसती चली गई। आप पहले शख्स हैं जिसने मुझे हया को मासूम कहा है। हया ने अपनी बात को एंजॉय किया, फिर कुछ याद आने पर बेड से उतरने लगी। कहाँ? शाहज़र ने पूछा। बस 5 मिनट में आई, कहकर बेड से उतर गई। उसका रुख दरवाजे की तरफ था। दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा ही था कि शाहज़र ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? हूर के पास। मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारी हूर से जल जल कर खाक हो जाता। लेकिन खैर है, तुम्हें हूर क्यों याद आ गई? वो हूर ने ही दुपट्टा वगैरह सेट किया है, वो भी बहुत सारी पिन लगाकर। अब मुझे तो पिन खोलनी नहीं आती, तो अभी चेंज कर लूँ तो बेहतर है। हूर सो गई तो उसे नींद से जगाना अच्छा नहीं लगता। बस 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। तो इसमें हूर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब तुम इधर आओ। शाहज़र उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले आया। मैं किस लिए हूँ? मैं हेल्प करूँगा। हया सटपटाई। आप कैसे करेंगे हेल्प? इंतहाई बेतुका सवाल पूछा था। तुम अपने शोहर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। पिछले साल में ठीक इसी वक्त पिंस खोल रहा था और अभी मुंह दिखाई भी तो देनी है जो पिछले 1 साल से मुझ पर उधार है, कहकर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर से 2 मखमली डब्बी निकाली।
एक डब्बा खोला, इसमें डायमंड का चमकता हुआ ब्रेसलेट था। शाहज़र ने बहुत नरमी से हया का हाथ थामा, कलाई में ब्रेसलेट पहनाया। ब्रेसलेट की हर कड़ी में नन्हे नन्हे मोतियों जितने डायमंड लगे हुए थे। गौर से इन डायमंड के अंदर देखो। हया ने अपना हाथ आंखों के करीब ले जाकर गौर से डायमंड को देखा। उसकी पतलियां सिकुड़ कर फैली। एक एक करके वो कड़ी में मौजूद तमाम डायमंड्स को देख रही थी। कुछ हैरान थी। शाहज़र, शाहज़र, इसमें तो हमारी तस्वीरें हैं। वो बच्चों की तरह खुश होकर उसे बता रही थी, जैसे शाहज़र को तो पता ही नहीं। कैसा है? हया ने हाथ नीचे करके शाहज़र को देखा। अनमोल है। शाहज़र ने हया के दोनों हाथ थामे और हाथों की पुश्त पर अपने होंठ रखे। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लगती है। हया ने नजरें झुका ली। तुम्हारे हाथों से जो खुशबुएं हिना आती है, ऐसा लगता है जन्नत से बू आती है। उसके शेर पर हया के होंठ मुस्कुराए और फिर वो हंसती चली गई। शोखी शबाब नाजो तबस्सुम के साथ, दिल ले लिया आपने किस किस अदा के साथ। ये शेर पढ़ते हुए शाहज़र ने हया को करीब कर लिया। उसे पटरी से उतरता देखकर हया ने फरार में आफियत जानी। शाहज़र प्लीज़। वो कसमसा कर मुड़ने को थी कि शाहज़र ने रोक लिया। आज आज बिल्कुल नहीं, कहकर उसने आहिस्तगी से मांग टिक्का निकाला। पिन निकालने की वजह से दुपट्टा गिरकर कंधे पर आ गया। ये बिंदिया, ये कंगन, ये झुमका, ये मेहंदी, सिंगार तो तेरे हैं मगर तलबगार मेरे हैं। हया ने अपनी पलकों की झालर गिरा दी और रुख मोड़ लिया। शाहज़र ने बहुत मुलायमत से उसके बालों का जूड़ा खोला, जिससे बाल आबशार की मानिंद गिरे। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं हया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी और हया की धड़कन तेज। शाहज़र ने पीछे से उसके गिर्द हसार बांधा और चेहरा बालों के करीब करके उसकी खुशबू से सांसों को मुअत्तर करने लगा। तेरी जुल्फ के साए बस अब आ गए, कौन जाए। तू कहे तो जिंदगी को मैं यही तमाम कर लूं। हया को लगा आज सारे दीवान याद करके आया है। यकीनन उसे अपने अरमान भारी पड़ रहे थे। शाहज़र ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया, हल्का सा झुककर अपने हाथ गर्दन के दोनों इतराफ डालकर हार का हुक खोला। ये फराक के लम्हे, ये बेकरार सा दिल, तेरी तलब में तड़पता तेरे यार का दिल। हया की सांसें तेज होने लगी थी। शाहज़र ने हया के चेहरे पर आई लिट को कानों के पीछे किया। वो एक कदम मजीद करीब हुआ। उसका हाथ जुल्फों से होता हुआ कानों में मौजूद झुमकों पर आ टिका। झुमके का मुकद्दर है काबिले रश्क बहुत, तेरे रुखसार के पहलू में बहक रहा है। हया के रुखसार दहक उठे। उसने कानों को झुमकों के बोझ से आज़ाद किया और कानों की लुएं चूम ली। उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर अपनी पेशानी हया की पेशानी पर टिकाई। कुछ देर तो सिर्फ उसे महसूस किया। इस वक्त दोनों की धड़कनें थी, तन्हाई थी, रात थी। अपनी सांसों के दामन में छुपा लो मुझको कि तेरी रूह में उतरने को जी चाहता है। शाहज़र की आवाज़ जज्बात से चूर थी। हया का चेहरा गुलनार हो गया। शाहज़र ने कंधे पर लगी पिन खोली। हया को टूट कर शर्म आई। सारे जिस्म का खून जैसे चेहरे पर सिमट आया। फरार चाही तो शाहज़र ने हसार बांधकर तमाम राहें बंद कर दी। हया ने शर्मा कर उसके सीने में पनाह ली। 100 साला चांदनी रात की तरह और तेरे कांधे का ये तिल एक तरफ। शाहज़र की आवाज़ और सरगोशी में ढल चुकी थी। शाहज़र ने एहतियात से हया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लटाया। वो बहक रहा था। हया जैसे उसके सहर में थी। वो हया की हालत देखकर एक लम्हे को मुस्कुराया। सांस तो लो, यूं सांस रोक लेने से क्या होगा। फिर इंतहाई खुमार आलूद लहजे में उसके कान में सरगोशी की। आज की रात मेरे आशना मुझे यूं भी नसीब हो, ना रहे ख्याल लिबास का कि तू इतना मेरे करीब हो। बदन की गरम आंच से मेरी आरज़ू को आग दे, मेरा जोश भी बहक उठे, मेरा हाल भी अजीब हो। तेरी चाशनी वजूद का सहारा रस नचोड़ लूं,
پھر تو ہی میرا مرض ہو اور تو ہی میرا طبیب ہو۔ پھر وہ مدہوش ہو اٹھا جس سے حیا کے حواس بھی گم ہونے لگے۔ حیا کے انداز میں کچھ شرم، کچھ جھجک، کچھ خود سپردگی شاہزر کو مزید بہکا رہے تھے۔ اس کے انداز بہکے ہوئے تھے، مدہوش تھے، کچھ من مانیاں تھی، کچھ شرارت، کچھ حلاوت، کچھ نرمی، کچھ محبت پا لینے کی خوشی، کچھ فتح کا سرور، کچھ رات کا نشہ تھا۔ حیا کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شاہزر اس پر محبت برسا رہا ہے یا خود کو سیراب کر رہا ہے۔ اوکے گائز، آج یہ ناول بھی کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی تحریریں، ناولز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔